आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो हरियाणा में हो या दिल्ली में हो, किसानों के ऊपर अत्याचार करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करती है। किसानों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार कर रही है और ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो अमानवीय की श्रेणी में आते हैं। मैं आज भी यहां पर रेवाड़ी खेड़ा और खरहर में 2 गांव के अंदर किसानों का धरना चल रहा है। मैं उस धरने को समर्थन करने के लिए आज यहां पे आया था। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे उपाध्यक्ष पार्टी के अनिल रंगा जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश जी, नवीन जून जी, अबिता जी और कई सारे साथी हमारे साथ जो मौजूद हैं, सभी साथी इस धरने में पहुंचे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि सरकार इन किसानों को ये कह रही है कि हाई टेंशन केबल इनके खेतों के अंदर से निकाली जाएंगी, उसके लिए टावर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो टावर और वो हाई टेंशन केबल निकलेगी तो वो खेत की वो जगह खराब हो जाती है किसान के लिए। सैकड़ों वर्षों के लिए ये प्रोजेक्ट बनते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसका मतलब जिस खेत के ऊपर हाई टेंशन केबल लग गई, किसान उसको बेच भी नहीं सकता। तो कोई ना कोई इनकम का सोर्स, परमानेंट सोर्स, या फिर उसको उसकी जमीन की कीमत के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, जो जमीन सरकार इस्तेमाल कर रही है, जिसके ऊपर किसान को यह भी अधिकार नहीं कि वो वहां कोई पेड़ लगा सके, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के उसके नीचे से गुजार नहीं पाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो किसान के लिए प्रतिबंधित हो जाती हैं उस पूरे इलाके में। और इसलिए किसान इस धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन की हमसे ही पूछे बिना अगर सरकार उस पर कब्जा कर रही है तो उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। किसानों ने आज एक आवाज में यह कहा कि सरकार इस लड़ाई को, जो पहले किसान अपने हकों के लिए सरकार के दफ्तरों पे जाके लड़ा करते थे, सरकार उसको किसान के खेत तक ले आई है, किसान के घर तक ले आई है। इसलिए अब लड़ना जरूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अपने अधिकारों के लिए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान पहुंचे, उनके ऊपर हरियाणा पुलिस जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार कर रही है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, अपने किसी भी नागरिक के प्रति वो व्यवहार उचित नहीं है। एक्सपायर हो चुके, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, वो आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पैलेट गन इस्तेमाल की जा रही है, जो कि अपने ही नागरिकों के ऊपर, एक एक किसान को मैंने देखा 32 छेद हो रखे हैं, पैलेट घुसे हुए हैं उसके शरीर में। रबड़ बुलेट इस्तेमाल की जा रही है, आंसू गैस के गोले ड्रोन से गिराए जा रहे हैं। यह तब होता है जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हों। लेकिन फर्स्ट बैरिकेड के ऊपर ही इस तरीके की ताकत का इस्तेमाल करना साफ दिखाता है कि यह सरकार दुर्भावना से भरी हुई है किसानों के प्रति। और अब आखिरी जो अब सुनने में आ रहा है, अब यह सुनने में आ रहा है कि साउंड कैनन नाम की एक मशीन है, उसको शंभू बॉर्डर पे ले जाया गया है। उस मशीन से 160 डीबी से भी ज्यादा साउंड निकलती है, जो किसी भी ह्यूमन ईयर के लिए, कान के लिए, मनुष्य के कान के लिए बेहद खतरनाक है और टेम्परेरी बहरेपन से परमानेंट बहरेपन तक का नुकसान किसी भी आदमी के कानों को पहुंचा सकती है। ऐसी मशीनों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, उपद्रवियों के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को सरकार दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है किसानों के साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चाइना बॉर्डर पर अगर इतनी सुरक्षा कर देते और वहां अगर साउंड कैनन लगा देते, तो जैसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो बार बार खबरें आती हैं कि चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता है, वो खबरें शायद सुनने को नहीं मिलती। लेकिन वो सारे हथियार जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे हथियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसका हम पूरे तरीके से निंदा करते हैं इसकी। और जो जायज मांग है किसानों की, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के किसान अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हो, उनकी मांग भी बिल्कुल जायज है, या फिर पूरे देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून के लिए संघर्ष कर रहा हो, वो मांग भी पूरी तरह से जायज है। स्वामीनाथन जी को इस सरकार ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहती है कि C2 + 50% किसान को मिलना चाहिए, उसकी लागत के ऊपर 50% जोड़ के किसान को मिलना चाहिए। अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो गेहूं जो किसान बोता है
उस गेहूं का रेट उसको 3150 रुपए उसको मिलना चाहिए। आज के दिन में 2100 या 2125, 2150 रुपए तक मिलता है, यानी 1000 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर किसान से उसका गेहूं खरीदा जा रहा है। राजस्थान में जब बीजेपी गई चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। हरियाणा में 9 साल से सरकार है, यहां के किसान का 2100 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं। यहां का किसान किसान नहीं है। तो इसलिए पूरे देश के किसानों की इस वक्त एक मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए और C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि इतनी जल्दी कैसे संभव है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश ला के रातों रात पलट देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी तरह से अध्यादेश ला करके एमएसपी गारंटी कानून को भी लागू किया जा सकता है और C2+50% के फॉर्मूले को भी लागू किया जा सकता है। हमारी सरकार से मांग है, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी गारंटी कानून की किसानों की मांग पूरी करे, C2+50% का फॉर्मूला पूरी तरह से लागू किया जाए और झज्जर में भी जो स्थानीय किसान अपने धरने को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं कि हाई टेंशन केबल खेत में से बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए हुए, असेंशियल सर्विस बता के कहीं पे भी किसी भी किसान के खेत में आप हाई टेंशन केबल के खंभे लगा देंगे बड़े बड़े और उसको ये कहेंगे कि आपको ये मुआवजा दिया जाएगा, लेना है तो लो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है किसान। ऐसी स्थिति में उनकी मांग को भी सुना जाना चाहिए और उनको जो जायज उनका हक है मुआवजे का वो मिलना चाहिए। और अगर सरकार को उनकी जमीन को इस्तेमाल करना है तो फिर उनका मंथली रेंट बांध दीजिए। आपका कोई मकान इस्तेमाल करे, आपकी कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करे तो उसका किराया देता है। अगर सरकार किसानों की जमीन का इस्तेमाल करना चाहती है और सैकड़ों वर्षों के लिए करना चाहती है तो फिर उनको भी, किसानों को भी यह अधिकार है कि उनको अपनी जमीन का किराया मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके। क्योंकि जिस जमीन के ऊपर भी हाई टेंशन केबल लग जाती है उसको किसान बेच नहीं सकता, उसका एक परमानेंट ब्लॉक हो जाती है उसकी जमीन, इसलिए उसको मंथली रेंट का प्रावधान भी होना चाहिए और एक मुश्त मुआवजे का भी, अच्छे मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। आम आदमी पार्टी किसानों की इन सभी मांगों को, चाहे वो एमएसपी गारंटी कानून हो या फिर हाई टेंशन केबल को लेकर के मांग हो, इन सभी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। हमने आज किसानों को यह भी आश्वासन दिया, जैसे हमने दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार आई, हमने किसानों की मांग पर सर्कल रेट को बढ़ाया वहां पे और 3.5 करोड़ रुपए तक सर्कल रेट कई इलाकों में हमने दिल्ली में किया है, जिससे किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य मिल पाता है। इसी तरह से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले हमारी ये मांग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किसानों की मांग को पूरा किया जाए और उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो रामलीला मैदान में जाके, उन्होंने परमिशन मांगी थी, उनको नहीं दी गई, रामलीला मैदान में जाके अपना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना, ये संविधान में दिया गया हमारा अधिकार है। उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, इसका मतलब हमारी आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, हरियाणा पुलिस की ज्यादतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और किसानों की मांग को, एमएसपी गारंटी कानून को अध्यादेश के जरिए तुरंत लागू करे भारतीय जनता पार्टी, ऐसी हम मांग करते हैं। कल रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री गए, उन्होंने किसानों को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए, मैंने कल भी ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा आते हैं तो जुमले फेंकने के लिए आते हैं। चुनाव से पहले ही उनको हरियाणा की याद आती है। जिस एम्स का नींव का पत्थर रखने के लिए प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे, उस बहाने से आए थे मैं कहूंगा, उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। साल 2015 में एम्स बनाने की घोषणा की गई, लेकिन भूल गए उसके बाद। 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बजट के अंदर एक लाइन लिख दी कि हां बना रहे हैं वहां पे एम्स, फिर भूल गए उसके बाद। 2024 के चुनाव से पहले नींव का पत्थर रखने आए हैं। अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो कर लें, अगर इसी समय का इनका जो डिवीजन है उसको फॉलो कर लें, तो मुझे लगता है 2040 तक जाके ये तैयार होगा एम्स हॉस्पिटल और 2050 तक इसमें मशीनें, डॉक्टर लगा के कामकाज शुरू होगा। तो 2050 तक ये जनरेशन जो आज इसके लिए संघर्ष कर रही है एम्स के लिए, उसको उस वक्त तक वो इंतजार करे 2050 तक मेडिकल सुविधाओं के लिए। ऐसी योजनाएं बीजेपी सरकार की हैं, तब तक इनका पता नहीं कोई नाम लेवा भी होगा कि नहीं होगा।
ऐसी योजनाएं बीजेपी सरकार की हैं। जब जब मोदी जी हरियाणा में आए, सिर्फ चुनावी जुमले फेंकने के लिए आए, चुनाव के बाद कभी हरियाणा को नहीं संभालते हैं। और जिन किसानों के दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों ने एक उम्मीद के साथ, क्योंकि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने ही सबसे पहले, प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी होते थे, इन्होंने ही कहा था ये C2+50% देना चाहिए, MSP गारंटी कानून बनना चाहिए। तो आज जब ये प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये अपनी ही जुबान से फिरते हैं, अपनी कही हुई बात को अगर लागू नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा का किसान पूरी तरह से देश के किसान की मांगों के साथ खड़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है। हरियाणा के अंदर तो आप सब लोग गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था और मुझे लगता है कि रह गए वो 40 पे। तो अगर ये 50% वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए तो 400 कहने वाले अगर 200 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए इनके ही अपने दिए गए फॉर्मूले को, इनका जो उसमें एफिशिएंसी रेट रहा हरियाणा के अंदर, वो 50% के आसपास का रहा। तो हम उसी को लागू करके अगर देखें तो ये 400 पार का शगुफा है, ये नारा नहीं है। ये 200 भी पार करेंगे, इस बात में मुझे शक है। देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार करके, उनके ऊपर पैलेट गन चला के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चला के, उनके ऊपर रबड़ की बुलेट चला के अगर इनको लगता है ये चुनाव जीत सकते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हरियाणा में जसपा ने भी जमुना पार का नारा दिया था, आज उन्हीं की गोदी में आज सरकार गठबंधन के साथ चला है। इस बार दोनों इकट्ठे जाएंगे जमुना पार। वो इस बार के लिए नारा दिया था, पिछली बार ही दे दिया था जेजेपी ने। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी जमुना पार का नारा दिया था उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दुष्यंत जी साथ लेके जाएंगे खट्टर साहब को, दोनों जमुना पार जाके बैठेंगे इस बार। प्रधानमंत्री ने कह रहा कि मेरी इच्छा है कि एम्स का उद्घाटन ही मेरे द्वारा हो। जिस टाइमलाइन से वो चल रहे हैं, जिस समय सीमा को लेकर के वो चल रहे हैं, अगर वो 9 साल में नींव का पत्थर रखने के लिए उनको समय मिल पाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में तो वो उस एम्स का उद्घाटन कर पाएंगे उस रफ्तार से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की आदत है, वो अपनी ही कही बातों को सुनते नहीं है। एक बार कोई जुमला छोड़ देते हैं, चुनाव के बाद कहते हैं वो कोई वादा थोड़ी था, वो तो जुमला था। तो ये जो कही गई बात है प्रधानमंत्री की, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कही है। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ये हार जाएंगे, जब ये विपक्ष में बैठे होंगे, तो हो सकता है कि ये उस वक्त कहें कि वो तो हमने चुनावी जुमला कहा था, अब ये सरकार पूरा करके दिखाए, हमसे तो नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, क्या आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या खुद ही अकेले? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि ये सारे गठबंधन या कोई भी रणनीति चुनाव जीतने के लिए बनाई जाती है। आम आदमी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत करके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी का पहुंचे लोकसभा में, इसके लिए भी कटिबद्ध है पूरी तरह से। और हम पूरी तरह से ये विश्वास रखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट शेयरिंग का समझौता होगा। जितना जितना हमारा क्लेम जहां पर बनता है, हम उन जगहों पर, जितना डिले होता जा रहा है, हमने उन जगहों पर कुछ उम्मीदवार जरूर घोषित किए हैं। वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमें उन जगहों पर तैयारी भी करनी है और जीतना भी। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, और साथ ही ये समय भी दिया है कांग्रेस पार्टी को कि वो जल्दी से जल्दी गठबंधन के ऊपर विचार विमर्श करें, चर्चा करें और किसी न किसी मुकाम पर पहुंचें। हरियाणा में हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को अगर ये वहम है कि अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत सकती है लोकसभा का, तो उनको 2014 और 2019 के चुनावी नतीजे देखने चाहिए, जिनमें पिता पुत्र की हार समेत कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा में सबसे विशाल संगठन बनाने वाली पार्टी है। गांव गांव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक मजबूत ताकत है। हम लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस मिल करके अगर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हराया जा सकता है। क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसे संकेत मिले? बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं उपद्रव करने से समस्या का हल नहीं होता और बातचीत से समाधान होगा। ये कौन से मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। शिक्षा मंत्री पहले अपनी शिक्षा का तो हिसाब किताब कर लें। आज ही कोर्ट ने 5,000 रुपए का फाइन लगाया है। किस लिए लगाया है? कि प्राइमरी शिक्षक कितने हैं उनकी जानकारी कोर्ट ने मांगी थी, कितनी वैकेंसीज हैं प्राइमरी शिक्षकों की। समय सीमा के बाद भी, दिए जाने के बाद भी
शिक्षा विभाग ये नहीं बता पाया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कितनी वैकेंसी है, वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया, तो कोर्ट ने आज 5,000 रुपए का जुर्माना शिक्षा विभाग के ऊपर लगाया है। इससे पहले भी स्कूलों में सरकार अपने निकम्मेपन की वजह से, स्कूलों में टॉयलेट नहीं होने की वजह से, बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया था। तो शिक्षा मंत्री छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। तो शिक्षा मंत्री जी को किसी दूसरे मुद्दे पे बोलने से पहले हरियाणा की शिक्षा का सुधार कर देना चाहिए। और जो अन्नदाता को उपद्रवी समझता हो, मुझे उनकी सोच के ऊपर तरस आता है। ये वही अन्नदाता है जिनका पैदा किया हुआ अनाज ये शिक्षा मंत्री भी खाते हैं, ये मुख्यमंत्री भी खाते हैं, और उसी के दम पे गुर्रा भी रहे हैं। जिस दिन ये अनाज पैदा करना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी जुबान भी नहीं निकलेगी और उस दिन आप बोल भी नहीं पाओगे।